बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 13 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर कि हम इसमें आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स को एक नज़र स्लाइड पर देख लेते हैं। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड द एग्जांपल्स ऑफ राइटिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग टीजीज़। कुछ एग्जांपल डिस्कस की और टीजीज़ के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी। रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू टीजी एक्सेप्टिंग इवन लैंग्वेज, बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन मैं आपको पहले बता चुका था, तो लास्ट एग्जांपल में इसकी डेरिवेशन भी हमने की। वी देन डिस्कस क्लेन्स थ्योरम पार्ट 3, जिसमें हम क्लेम कर रहे हैं कि if a language can be expressed by any regular expression, it can be accepted by certain FA। और उसके लिए हमने 3 मेथड्स की बात की, और जिसमें से पहला मेथड था हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन FA फॉर यूनियन ऑफ 2 रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग FAs। We discussed the examples of FAs corresponding to simple regular expressions. We discussed the example of Kleene theorem part 3 method 1। ये हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी एक ली और उस पर चेक किया। उसमें 2 लैंग्वेजेस हमने देखी थी, जिसमें एक लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी और दूसरी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग AA थी। अजीज़ तलबा, लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था थ्रू सर्टेन एग्जांपल, बल्कि हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की, और जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमने लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी का एक FA था और लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग AA इसका एक और FA था, और हमने 5 स्टेट्स का रिक्वायर्ड FA बनाया था। और मैंने कहा था कि इसकी 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ FA1 एंड FA2। और आपको याद होगा कि FA1 में X1 और X2 था और FA2 में Y1, Y2, Y3 था। तो एक मेथड ये भी है कि आप इन तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की स्टेट्स को लेबल करते चले जाएं और उसके लिए ट्रांजिशन टेबल बनाएं, और हर स्टेट के लिए जो भी ट्रांजिशन कैलकुलेट हो सकती हो FA1 और FA2 के मुताबिक वो आगे लिखते चले जाएं। इनिशियल स्टेट तो जाहिर है Z1 जो X1, Y1 के कॉरस्पॉन्ड होगी, और फाइनल स्टेट का जो लॉजिक है मैं आपको बता चुका था कि हर वो स्टेट जिसमें या तो FA1 की फाइनल स्टेट आ रही हो उसके कॉरस्पॉन्ड हो, या FA2 की कोई एक फाइनल स्टेट आ रही हो, या दोनों भी आ रही हो कॉम्बिनेशन में, तो हम उसको फाइनल स्टेट कह सकेंगे। तो इस तरह से एक और FA हम 6 स्टेट का बना सकेंगे। आप अपने तौर पर उसी एग्जाम्पल के लिए ट्राई कीजिएगा। अब मज़ीद एग्जाम्पल्स के लिए हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये एक टास्क आपको दिया जा रहा है एग्जाम्पल से पहले। बिल्ड एन FA इक्वलेंट टू द प्रीवियस FA। जो लास्ट एग्जांपल आपको कराई गई थी उसके लिए जो FA बना था, फाइनल FA जो बना था, रिक्वायर्ड FA, उसके इक्वलेंट आपने अपने तौर पर एक FA बनाना है और देखना है कि वो FA कैसा हो सकेगा। तो जो एग्जांपल अब दिखाई जा रही है आपको स्लाइड पर, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 इक्वल टू A प्लस B होल स्टार A एंड द कॉरस्पॉन्डिंग FA1 B। ये FA भी नीचे दे दिया गया। आप समझ चुके होंगे कि इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन A। ऑल्सो R2 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ A प्लस B इंटू अनदर A प्लस B देन अनदर A प्लस B एंड होल स्टार। ये हमने एंड पर A प्लस B इंटू A प्लस B का होल स्टार किया, और जिसकी एक और रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है उसमें जो होल स्टार है उसको पहले लिख दिया गया और A प्लस B को बाद में, और इनका कॉरस्पॉन्डिंग FA को FA2 कहा गया, वो भी नीचे दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ है। हमारा टारगेट इसके इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन के सम के लिए FA बनाना है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज के यूनियन के लिए FA बनाना है। अजीज़ तलबा, मेथड वही है। एग्जाम्पल्स मज़ीद एग्जाम्पल डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। अगर किसी स्टेज पर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो वो इस एग्जांपल में मज़ीद आप देख सकें। तो आइए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये दोनों FAs आपको दिखाई दे रहे हैं।
पहला FA पहली लैंग्वेज के लिए है एंड दैट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन A आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी में आप देख रहे हैं लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, ये इसका FA है। तो पहली FA के लिए हमने x1 x2 उनके स्टेट्स को लेबल किया और दूसरे के लिए y1 y2 लेबल किया, और जो रिक्वायर्ड FA हम बनाएंगे उसके ट्रांजिशन टेबल के लिए मैंने सिर्फ एक स्टेट को डिस्कस किया है। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि इनिशियल स्टेट को स्टार्ट करने की अगर आपको टेक्निक समझ में आ जाए, उसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करना आ जाए, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था, तो आप फर्दर जो जो स्टेट्स आपको मिलती चली जाएंगी उनकी ट्रांजिशन को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो यहाँ FAs के साथ उनकी डायग्राम्स के साथ सिर्फ एक स्टेट को डिस्कस करने का मतलब ही यही है कि डायग्राम को सामने रखते हुए आप किसी एक स्टेट की ट्रांजिशंस A और B के लिए कैलकुलेट कर सकें। आइए इसको देखने के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें इनिशियल स्टेट Z1 है, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू x1 y1। x1 y1 आर द इनिशियल स्टेट्स ऑफ FA1 एंड FA2 रेस्पेक्टिवली, जैसे पहले किया था। लेटर A की ट्रांजिशन के लिए ज़ाहिर है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक x1 के लिए और एक y1 के लिए। x1 के लिए x2 और y1 के लिए y2। इसी सीक्वेंस में हमने इस कॉलम में A के नीचे इस कम्बिनेशन को लिख दिया है, और ये कम्बिनेशन दोनों FAs को देखकर बनाया गया। ये कम्बिनेशन x2 y2 चूँकि x1 y1 से डिफरेंट है, इसका नाम Z1 नहीं रख सकते, इसलिए हमने इसको Z1 से डिफरेंट यानी Z2 नाम दिया। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब स्टेट की पॉसिबल कम्बिनेशंस का पहले से इल्म हो, उसका नाम पहले से पता हो, तो उस स्टेट को पहले लिखा जाता है और कम्बिनेशन को बाद में। अब यहाँ चूँकि हम ट्रांजिशन A के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और कम्बिनेशन देखने के बाद जनरेट हो रहे हैं, और जब तक कम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक हम तय नहीं कर सकेंगे कि ये कौन सी स्टेट होगी। इसलिए ये ट्रांजिशंस के टेबल में A और लेटर B के लिए हम जो तयन कर रहे हैं स्टेट्स का, वो कम्बिनेशन के बाद कर रहे हैं, कम्बिनेशन को देखने के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात आप ये कम्बिनेशन बाद में लिख देते हैं और स्टेट के नाम पहले। देखने वाला पूछ सकता है कि आपको कैसे पता था कि इसका स्टेट का नाम Z1 से डिफरेंट होगा। तो इसलिए कम्बिनेशन को पहले लिखा जाए और स्टेट का नाम कम्बिनेशन लिखने के बाद लिखा जाए। और आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि x2 y2 के लिए हमने Z2 को उसके बाद में लिखा। सो फॉलोइंग द सेम प्रोसेस वी कैन कैलकुलेट द न्यू स्टेट फॉर Z1 रीडिंग B। और वहाँ आप देख रहे हैं चूँकि Z1 पर x1 और y1 दो कम्बिनेशन थी, दो पॉसिबिलिटीज़ थी, तो B के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, कीपिंग इन व्यू द डायग्राम ऑफ FA1 एंड FA2। तो वो कम्बिनेशन भी x1 के लिए x1 आया, इफ़ यू रीड B एट x1 विल बी स्टिल एट x1, और y1 के लिए y2 आया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब x1 y2 Z1 और Z2 दोनों कम्बिनेशन से डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम इन दोनों से मुख्तलिफ होना चाहिए, और इसीलिए इसको Z3 हमने एलोकेट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्टेट की ट्रांजिशन को डिटेल से डिस्कस करने का मतलब यहाँ यही था कि डायग्राम को सामने रखते हुए आप कंपेयर कर सकें कि Z1 के लिए A और B की ट्रांजिशन क्या होंगी। जब आपको मेथड समझ में आ गया तो जो जो नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी उनके लिए उनकी ट्रांजिशंस A और B के लिए कैलकुलेट करना आसान होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में बाकी स्टेट्स की ट्रांजिशन को कैलकुलेट करते हुए देखेंगे। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें पहले कॉलम में ओल्ड स्टेट जैसे कि लिखा जाता है लेबल वही हैं, दूसरे कॉलम का न्यू स्टेट्स आफ्टर रीडिंग इसका हमने एडिंग दी है जैसे कि पिछले स्लाइड में दी थी, और चूँकि इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ थी A और B, तो इसको फर्दर दो कॉलम में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमें एक स्टेट मिली थी पिछली ट्रांजिशंस में, पिछली कैलकुलेशन में, वो Z2 थी, एंड Z2 कॉरस्पॉन्ड टू x2 y2। अब x2 y2 के लिए अलग-अलग रीडिंग A एंड रीडिंग B, ये दोनों कम्बिनेशंस हमने कैलकुलेट करने, जो उसी डायग्राम को जो हमने जहाँ से स्टार्ट लिया उसको सामने रखते हुए बनाए गए हैं। तो उसके मुताबिक x2 रीडिंग A विल बी
still at x2, at y2 रीडिंग a will be moving towards y1 और इस तरह से कम्बिनेशन x2 y1 बन गया। और ये कम्बिनेशन z1 z2 z3 तीनों से डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम तीनों से डिफरेंट होना चाहिए और हमने इसको z4 लेबल कर दिया। इसी तरह से z2 ही पर b रीड करने के कम्बिनेशन भी अभी बनाना बाकी थे और उसके मुताबिक when we read b at x2 will be moving toward x1 and when we read b at y2 will be moving towards y1 according to the diagram. So, the combination becomes x1 y1 which is not different from z1, इसलिए इसको z1 ही लेबल दे दिया। अब तक हम 4 स्टेट्स इंट्रोड्यूस करा चुके हैं जिनमें से z1 और z2 की कंप्लीट ट्रांजिशंस आपने यहाँ देख ली। अब नेक्स्ट बारी z3 की है। z3 के लिए वही तरीका होगा जो आप z1 और z2 के लिए कर सके, उसमें देखा आपने, डायग्राम ही को सामने रखना है। तो z3 और फिर देखेंगे कि z3 की ट्रांजिशंस के दौरान कोई नई स्टेट्स जनरेट तो नहीं होती, अगर ऐसा होगा तो हमें बारी बारी उनकी ट्रांजिशंस को भी कैलकुलेट करना होगा। तो आइए z3 की ट्रांजिशन देखने के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि z3 कॉरस्पॉन्ड्स टू x1 y2 और हमने a और b के लिए अलग अलग इनकी ट्रांजिशंस कैलकुलेट करनी है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स रीडिंग a फॉर x1 y2 इज़ x2 y1 रेस्पेक्टिवली। मैंने ये कॉम्बिनेशन एक ही बार बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। नो x2 y1 इज़ नो मोर डिफरेंट फ्रॉम z4। ये वही कॉम्बिनेशन जिसको आपने z4 का नाम दिया था पिछली ट्रांजिशन में, इसलिए इसे z4 ही कहा जाएगा। नाउ रीडिंग b at z3 we have to calculate the possibilities of reading b at combination x1 y2 और ये कैलकुलेट होकर x1 y1 आ गया। So respectively we can have x1 y1 if we read b at x1 y2। x1 y1 z1 ही वाली कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको z1 ही कहा जाएगा। अब तक चूँकि हम 4 स्टेट्स z4 तक की बात कर चुके थे और z3 तक हम इनकी ट्रांजिशन दिखा चुके हैं, तो z4 की ट्रांजिशन बाकी है, वो आप देख रहे हैं। z4 corresponds to x2 y1। So reading a at x2 y1 the combination of states will be x2 y2 respectively। x2 y2 z2 ही है जो हम सबसे पहली z1 की ट्रांजिशन में इंट्रोड्यूस कराए थे, तो चूँकि ये वही कॉम्बिनेशन है इसका नाम z2 होगा। Now reading b at z4 which corresponds to the combination x2 y1 now becomes x1 y2। ये रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन आया है, x2 के लिए x1 और y1 के लिए y2 और ये x1 y2 हम पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, इसका नाम z3, हमने इसको z3 कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात और बताता चलूँ आपकी आसानी के लिए कि जब भी आप किसी स्टेट के लिए ट्रांजिशंस कैलकुलेट कर रहे हों तो बजाय इसके कि अगर उसकी 2 कॉम्बिनेशंस हैं, सपोज x2 y1, तो पहले आप x2 का a कैलकुलेट करें फिर y1 के लिए a कैलकुलेट करें। इट्स बेटर कि x2 के लिए a और b दोनों कैलकुलेट कर लें और उनको अपनी अपनी जगह पर लिख दें, उसके बाद y की तरफ आ जाएं और उनकी दोनों ट्रांजिशंस fa के मुताबिक देखकर उनसे आगे लिख दें और इस तरह से कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको बारी बारी fa बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि fa बदलने में मिस्टेक के चांसेस हैं। एक ही fa के लिए ट्रांजिशन देखकर लिखना आसान होता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप x की बात कर रहे हैं तो x की दोनों ट्रांजिशन उस रो में लिख दें और जब y की बात करें तो y की दोनों ट्रांजिशंस उसी रो में उनके आगे लिख दें, आपको 2 कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। अब आप तय कर सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका क्या नाम दिया जाए। अगर ये पहले एग्जिस्ट करते हैं तो पहले वाला नाम दिया जाएगा और अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो तरतीब में जो भी तरतीब आ रही है आप उसको नया नाम देंगे। तो इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम जो प्रोसेस सीख चुके हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो Z1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक आते चले जा रहे हैं। और एक सूरत और भी हो सकती है कि अगर आप किसी कॉम्बिनेशन में सपोज किसी पेयर के लिए
ए और बी की ट्रांजिशन ढूंढना चाह रहे हैं और उस पेयर में से कोई एक वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है तो आप टेबल से ही उठा सकते हैं, दोबारा डायग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर टेबल में पहले गलती हो गई तो वो गलती आगे जा सकती है। सो यू आर टू बी क्वाइट केयरफुल। अगर आप कॉपी करना चाहें तो मेक श्योर जहाँ से कॉपी कर रहे हैं वो सही कैलकुलेट हो, तो इस तरह से भी टाइम बचाया जा सकता है। इट्स ए लेबोरियस जॉब, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे एफेज़ आएंगे कि आपको 12 स्टेट्स तक जाना पड़ जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मेथड आपको आना चाहिए, इट इज़ सॉर्ट ऑफ डंकी वर्क। तो काम कितना ही लंबा हो जाए, अगर टेक्निक आती हो तो आप कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। आपकी अपनी चॉइस है कि सारी कम्बिनेशन पहले लिखें और उसके मुताबिक आप उनका जवाब देना शुरू कर दें, ट्रांजिशन लिखना शुरू कर दें। उन कम्बिनेशंस को पहले डिसाइड कर लें कि इनिशियल स्टेट का कम्बिनेशन, वो तो आपको पता ही है इनिशियल स्टेट्स होती हैं, और फिर फाइनल स्टेट्स यूनियन के केस में कौन कौन सी हो सकेंगी जब आप तमाम कम्बिनेशन लिख रहे होंगे, मैं वो बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो जो कम्बिनेशन है, नाम आप पहले ही दे चुके होंगे कॉलम में, वो आप उसको दोबारा लिख देंगे। एक मेथड तो ये था जो मैंने बाद में आपको बताया था, लेकिन जो मेथड हमने फॉलो किया है वो Z1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक नई स्टेट्स जनरेट करता है। इस मेथड में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, आप कॉपी भी कर सकते हैं, और इसमें फ़ायदा ये है कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स ऑफ रिक्वायर्ड FA ये रिड्यूस हो जाती हैं बाज़ औक़ात, तो ये इसका फ़ायदा है। अब आप चॉइस आप पर है कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं। तो आइए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने जो बात की थी, ये 4 स्टेट्स आप देख रहे हैं, इन चारों स्टेट्स की ट्रांजिशन कैलकुलेट हो गई। अभी मैंने ये नहीं बताया कि Z2, Z3 और Z4 इनके साथ प्लस क्यों लगाया, उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। मैं सिर्फ यहाँ उसका लॉजिक बताऊँगा, चेक आप करेंगे। और लॉजिक ये है, ऐसी स्टेट फाइनल होगी विच कॉरस्पॉन्ड टू अ फाइनल स्टेट ऑफ FA1 और FA2 और बोथ। इस बात को अप्लाई करें और ये देखें कि Z2, Z3, Z4 फाइनल स्टेट्स हो सकेंगी या नहीं। अभी ट्रांजिशन डायग्राम के बाद एक मरहला बाकी है, जो ट्रांजिशन टेबल के बाद ट्रांजिशन डायग्राम का है, और ये ट्रांजिशन डायग्राम आप स्लाइड पर देख रहे हैं। यहाँ बहुत से चॉइस हो सकते थे, बहरहाल एक चॉइस आपके सामने है, Z1, Z2, Z3, Z4 इन स्टेट्स को फाइनल कर दिया जो हमने टेबल में बनाई थी, और वो हैं Z2, Z3, Z4। और ये स्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखें, स्ट्रक्चर लेबल के एतबार से नहीं, स्ट्रक्चर के एतबार से, और स्टेट के स्टेटस के एतबार से नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये इवन लैंग्वेज के FA से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। लेबल इनके ज़ाहिर है कि जो हमने टेबल बनाया उसके मुताबिक हैं, और फाइनल स्टेट्स का स्टेटस भी उस ट्रांजिशन टेबल के मुताबिक बनाया गया। अब चूंकि ये 2 लैंग्वेज की यूनियन के लिए FA था, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप ख़ुद से लिखें, वैसे वो बताई भी जा सकती। अज़ीज़ तलबा, मैंने इस एग्ज़ाम्पल में मज़ीद डिस्कस करने की कोशिश की और बहुत सी टेक्निक्स भी आपको बता दी कि ये जो यूनियन के लिए FA बनाने की टेक्निक है, इसके 2 मेथड हो सकते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। चॉइस आप पर छोड़ दी। ये आपको पता होगा कि आपको अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंस है, शॉर्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे या लॉन्ग मेथड, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने अभी एक एग्जांपल देखी, उसमें 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस ली, उनके लिए अलग अलग FA बनाए, उनकी यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन से बनने वाली लैंग्वेजेस के यूनियन के लिए FA बनाया। हम बाज़ औक़ात इसको यूनियन ऑफ FAs भी कह देते हैं, तो यूनियन ऑफ FAs भी कहा जा सकता है। सम ऑफ FAs भी बाज़ लोग यूज़ कर लेते हैं उसको। बेसिकली जो सम है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो मज़ीद डिस्कशन के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। वी आर स्टिल अनदर एग्जाम्पल, लेट R1 be equal to A plus B into A plus B whole star, and the corresponding FA 1 B वो नीचे दिखा दिया गया, जिसमें 2 स्टेट्स हैं X1 और X2। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ। नल स्ट्रिंग भी जनरेट होगी और इवन लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगी, अल्फ़ाबेट A B है। ऑल्सो R2 is equal to A plus B into A plus B into A plus B whole star, और A plus B into A plus B whole star another times A plus B। इनको जस्ट हमने तरतीब बदली है, और दिस इज़ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, उसका FA भी आपके सामने है। और फ़र्क सिर्फ इतना है
कि पहले एफ ए में जो फाइनल स्टेट थी उसको नॉन फाइनल कर दिया और जो नॉन फाइनल थी उसको फाइनल कर दिया। हमारा टारगेट ये है कि इन एफ एज में एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज के यूनियन के लिए एक एफ ए बनाना है या इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन के सम के कॉरस्पॉन्ड एक एफ ए बनाना है। टेक्निक वही है और उसी मकसद के लिए हम एक ऐसी स्लाइड देखेंगे जिसमें इनके एफ एज भी इकट्ठे होंगे और Z1 की ट्रांजिशन आप एक ही स्लाइड पर इन एफ एज को देखते हुए देख सकेंगे। तो आइए उस स्लाइड के लिए उसको देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों एफ एज बना दिए गए। पहले एफ ए के लिए x1 और x2 लेबल दिया स्टेट्स को, दूसरे एफ ए के लिए y1 y2 दिया। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाहूँगा, मुझे मौका मिल रहा है इन एफ एज को सामने रखते हुए एक नई चीज़ सिखाने का। अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों एफ एज में एक बहुत बड़ा लिंक है। सबसे बड़ी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो स्टेट पहले एफ ए में नॉन फाइनल है वही स्टेट दूसरे एफ ए में फाइनल है, ट्रांजिशन सेम है। और जो स्टेट पहले एफ ए में नॉन फाइनल थी वो यहाँ फाइनल हो गई और जो फाइनल थी वो यहाँ नॉन फाइनल हो गई। अब ज़रा आप सोचें कि क्या चेंज आई, यानी वो स्ट्रिंग्स जो x2 पर एंड होती थी वो पहले एफ ए में रिजेक्ट हो रही हैं क्योंकि नॉन फाइनल स्टेट है। लेकिन अगर आप इसको सेकेंड एफ ए में गौर से देखें तो सेकेंड एफ ए की स्ट्रक्चर टोटली सेम है, सिर्फ स्टेट्स का स्टेटस डिफरेंट है। जो नॉन फाइनल थी वो फाइनल और जो फाइनल थी वो नॉन फाइनल, ये चेंज आ गई। तो x2 की जगह यहाँ y2 देख रहे हैं और ये y2 फाइनल हो चुकी। अब जो स्ट्रिंग वहाँ x2 पर एंड होकर रिजेक्ट हो रही थी वो इस एफ ए में y2 पर एंड होकर एक्सेप्ट हो रही हैं। इसी तरह से वो स्ट्रिंग जो वहाँ x1 पर एंड होकर एक्सेप्ट हो रही थी यहाँ y1 पर एंड होकर रिजेक्ट हो रही हैं। तो एक तरह से वो तमाम स्ट्रिंग्स जो FA1 में रिजेक्ट हो रही थी एग्जैक्टली वो स्ट्रिंग FA2 में एक्सेप्ट हो रही हैं और वो तमाम स्ट्रिंग्स जो FA1 में एक्सेप्ट हो रही थी वो इस FA2 में रिजेक्ट हो रही हैं। तो अगर इन दोनों की लैंग्वेज पर गौर करें तो पहले वाली लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ डिफाइंड ओवर AB और दूसरे के लिए लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। तो जाहिर है दो ही किस्म की स्ट्रिंग्स होती हैं, आइदर ऑफ इवन लेंथ और ऑफ ऑड लेंथ। तो ये लैंग्वेजेस एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है। अजीज़ तलबा, कम्प्लीमेंट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया, गो प्रॉपरली हम कम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात बहुत आगे करेंगे। मेरा ये टारगेट रहता है हमेशा कि जब भी स्टूडेंट्स को कोई चीज़ सिखाई जा रही हो उस दौरान अगर कोई चीज़ आसानी से बताई जा सकती हो तो बता दी जाए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात नो डाउट हम बाद में करेंगे, लेकिन मुझे इस एग्ज़ाम्पल में बड़ा फ़ायदा हुआ और सहारा मिल गया कि मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी सिखा दिया। और आप ये देख रहे हैं कि अगर आपको किसी लैंग्वेज का FA मालूम हो तो उस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट का FA बनाया जा सकता है। और वो क्या है कि जो पहले FA में फ़ाइनल स्टेट्स थी अब उसी FA को रिपीट करते हुए उनको नॉन फाइनल कर दें और जो पहले FA में नॉन फाइनल थी वो नए FA में फ़ाइनल कर दें। तो अब नया FA पहले वाली लैंग्वेज की कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो ये एक मैंने बात आपको हटकर थोड़ी सी बता दी जो प्रॉपरली हम बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को इस मौके पर बता दिया करता हूँ और आपको भी बता दी। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों FAs लैंग्वेज के FAs हैं और पहले की तरह सिर्फ एक ही स्टेट को डिटेल के साथ मैं दिखाना चाहूँगा। और नए FA के लिए जिन स्टेट्स को हम लेबल करते हैं इनिशियल स्टेट उसको Z1 कहा जाता है यूजुअली, और हमने भी लिखा Z1 कॉरस्पॉन्ड्स टू X1 Y1। अब मैं यहाँ बताता चलूँ कि साथ ही हमने फैसला कर लिया कि ये इनिशियल स्टेट फाइनल भी है। उसकी वजह ये है कि X1 FA1 की फ़ाइनल स्टेट है और रूल के मुताबिक ऐसी स्टेट जो FA1 की किसी फ़ाइनल स्टेट या FA2 की किसी फ़ाइनल स्टेट या दोनों की फ़ाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड हो वो फ़ाइनल स्टेट होती है और इसलिए हमने Z1 को फ़ाइनल स्टेट कर दिया। अब एक और एतबार से भी देख सकते हैं Z1 को फाइनल स्टेट करने की वजह FA1 में नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो डेफिनेटली यूनियन तो ऐसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज है जो या FA1 को बिलोंग करती हूँ, FA1 में एक्सेप्ट होती हूँ, या FA2 में या FA या दोनों FAs। तो इस एतबार से चूँकि नल स्ट्रिंग
FA1 में एक्सेप्ट हो रही थी, यूनियन में आना चाहिए, और फाइनल जो हम FA बना रहे हैं बाद वाला, इसमें इनिशियल नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो इसलिए भी इस इनिशियल को फाइनल होना ज़रूरी था। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो गई। तो आइंदा हमारा टारगेट यही रहेगा कि स्टेट को डिफ़ाइन करने के साथ साथ ही उनकी फाइनल स्टेटस को भी चेक कर लिया जाए, जैसा कि हमने किया। अब Z1 के लिए A और B की ट्रांजिशन शो करना है, और आप जानते हैं कि Z1 corresponds to X1 Y1, so the combination of states while reading A at the combination of states X1 Y1 becomes X2 Y2 respectively, यानी X1 के लिए X2 और Y1 के लिए Y2 when we read A। तो ये कम्बिनेशन X1 Y1 से डिफरेंट है, और जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, इसका नाम Z1 नहीं होना चाहिए। तो सीक्वेंस के मुताबिक अब Z2 की बारी है, हमने इसका नाम Z2 रख दिया। इसी तरह से अभी एक लेटर B बाकी है, इसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करना है एट Z1। तो Z1 हैज़ टू पॉसिबिलिटीज़ X1 Y1, सो द कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स रीडिंग B एट Z1 नाउ बिकम्स X2 Y2 रेस्पेक्टिवली, और X2 Y2 इज़ द सेम एज Z2 जो हमने पहले किया था, इसलिए हमने इसका नाम Z2 रख दिया। हम देख रहे हैं कि हमने Z1 के लिए डिफरेंट ट्रांजिशंस की बात की, और हमने साथ ही तय कर लिया कि Z1 फाइनल स्टेट भी होगा, और इत्तेफाक से सिर्फ एक ही नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो सकी इस दौरान, दो ट्रांजिशन के दौरान एक ही स्टेट इंट्रोड्यूस हो सकी। हमने इसके लिए A और B की ट्रांजिशन को कैलकुलेट करना है, उसके लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। Z2 आप देख रहे हैं विच कॉरस्पॉन्ड्स टू X2 Y2, हमने इसको फाइनल स्टेट भी डिफ़ाइन कर दिया। उसकी वजह यह है कि ये X2 इसमें एक फाइनल स्टेट ऑलरेडी आ रही है, Y2 भी फाइनल स्टेट थी, तो एक भी फाइनल हो तो हम उसको फाइनल कर देते हैं, इसलिए हमने Z2 को फाइनल डिक्लेयर कर दिया। अब इसके लिए बोथ एट A एंड B हमने मज़ीद ट्रांजिशन कैलकुलेट करनी है, और डायग्राम को अगर आप जहन में रखें उसको मुताबिक ये लिखी गई है कि एट Z2 which corresponds to X2 Y2 reading A, the combination of states become X1 Y1, और X1 Y1 नई स्टेट नहीं है, नई कम्बिनेशन नहीं है, इसलिए इसको Z1 ही कहा जाएगा। और इसी तरह से रीडिंग B at Z2 which correspond to X2 Y2, the combination of state is X1 Y1, ये फिर Z1 आगे। तो इस दौरान भी हमें, इस दौरान कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस ना हो सकी, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड FA है ये दो ही स्टेट्स पर फिनिश हो गया। वी डोंट नीड टू प्रोसीड ऑन, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अजीज़ तलबा, चूँकि मैंने जो मेथड आपको बताया और जिसके लिए एग्ज़ाम्पल की, वो ये नहीं कि आप तमाम कम्बिनेशंस पहले लिख लें, फिर उनमें इनिशियल स्टेट और फाइनल को डिफ़ाइन कर लें, फिर उनकी ट्रांजिशन लिखते चले जाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम Z1। मैंने Z1 से स्टार्ट किया और ये एक ही स्टेट पर ख़त्म हो गया, Z2 के अलावा कोई और नई स्टेट नहीं आ सकी, जबकि पॉसिबल कम्बिनेशन 4 थे, बिकॉज वी हैव X1 X2, वी हैव Y1 Y2, सो देयर 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस, X1 Y1 X1 Y2 X2 Y1 X2 Y2, 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनते थे। तो उस तरीके से आपको 4 स्टेट का FA बनाना पड़ता, और आपको 4 स्टेट्स के लिए ट्रांजिशन कैलकुलेट करना पड़ती। आपने देखा कि हमने सिर्फ Z1 से स्टार्ट किया और वी जस्ट गॉट सिंगल स्टेट, न्यू स्टेट दैट वाज Z2। तो दो ही स्टेट्स में ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई। इसकी ट्रांजिशन डायग्राम अभी देखना बाकी है। आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम हमने ट्रांजिशन टेबल को देखकर बनाई है। आप देख रहे हैं कि वी हैव ओनली 2 स्टेट्स, Z1 विच इज़ बोथ इनिशियल एंड फाइनल, ये हम पहले डिसाइड कर आए थे, और दूसरी तरफ Z2 विच इज़ फाइनल। अब ये एक ऐसा FA आ गया जिसकी सारी ही स्टेट्स फाइनल स्टेट हैं, तो डेफिनेटली ये तो कोई भी स्ट्रिंग रिजेक्ट नहीं करेगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो लैंग्वेजेस हमने ली थी उनमें एक लैंग्वेज थी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ, और दूसरी थी लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। दो ही किस्म की तो पॉसिबल स्ट्रिंग्स होती हैं। इसका मतलब है कि यूनियन में तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ गई, और तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर A-B अल्फ़ाबेट इस पर एक्सेप्ट होना ज़रूरी था। तो ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ FA में आप देख रहे हैं
कि तमाम स्ट्रिंग्स जो ए बी पर डिफ़ाइन हो सकती हैं वो यहाँ एक्सेप्ट हो रही है। नल स्ट्रिंग वैसे ही आपको एक्सेप्ट होती दिखाई दे रही है। मैं ये चाहूँगा कि इसके इक्विवेलेंट भी कोई एफ ए आप खुद से बनाएं। इक्विवेलेंट से मुराद आप जानते ही होंगे कि एक और एफ ए बनाएं जो यही लैंग्वेज एक्सेप्ट करता हो। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। वो एक ही इनिशियल और एक ही फाइनल अगर आप बना सके, और ज़रूर बना सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी लैंग्वेज के लिए एफ ए बनाना और उसके इक्विवेलेंट एफ ए बनाना समझ में आ चुका होगा। आइए एक टास्क के लिए स्लाइड पर चलते हैं। बिल्ड एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द यूनियन ऑफ दीज टू एफ एज। आपको दो एफ एज दे दिए गए और हम चाह रहे हैं कि आप इनके यूनियन के लिए एफ ए बनाएँ। लैंग्वेज नहीं दी गई तो डजंट मैटर, अगर आपको लैंग्वेज ना भी दी जाए एफ ए तो गिवन है। एफ ए को देख कर इनकी यूनियन के लिए एफ ए हम डिस्कस कर चुके हैं, बनाया जा सकता है। ये टास्क आप कोशिश करें, उम्मीद है आप कर लेंगे। और जब आप ऐसा कर लें तो आप कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स को चेक करें जो किसी एक एफ ए को में एक्सेप्ट होती हो, फिर ऐसी स्ट्रिंग भी लें जो दूसरे एफ ए में एक्सेप्ट होती हो। जो रिक्वायर्ड एफ ए आपने बनाया उस पर रन करें, उसको एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। फिर ऐसी स्ट्रिंग पिक करें जो दोनों में एक्सेप्ट हो रही हो, वो भी आपके आंसर वाले एफ ए में एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा, हमने मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स से ये देखा कि अगर दी हुई रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए, उसके लिए एफ ए किस तरह से बनाया जाता है, तो उसका भी हमने एक मेथड, एक पार्ट हमने डिस्कस किया। और वो ये था कि इफ़ वी आर गिवन टू रेगुलर एक्सप्रेशन एंड वी आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग एफ एज, कैन वी बिल्ड अनदर एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू सम ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन? सो द आंसर वाज येस एंड वी डिस्कस्ड, वो हम देख लिया। दूसरा जो अभी पार्ट बाकी है, मेथड बाकी है, वो कंकैटिनेशन का है। उसको देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। मेथड 2, कंकैटिनेशन ऑफ टू एफ एज। यहाँ कंकैटिनेशन ऑफ टू एफ एज से बेसिकली मुराद ये है कि अगर आपको दो रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाएँ तो उनके कंकैटिनेशन से जो नई रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी उसके लिए एफ ए बनाया जा सकेगा या नहीं? सो द आंसर इज येस। यूजिंग द एफ एज corresponding to R1 and R2, an FA can be built corresponding to R1 into R2। मैं यहाँ बताता चलूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के कंकैटिनेशन में सीक्वेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन जनरल R1 into R2 may be entirely different from the regular expression R2 into R1, इसलिए यहाँ सीक्वेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। जबकि सम ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, आप R1 प्लस R2 कहें या R2 प्लस R1 कहें, बात एक ही है। हमने यहाँ R1 R2 की बात की। दिस मेथड कैन बी डिवेल्प्ड कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अजीज़ तलबा, कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए ही, जैसे कि हमने सम ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के एफ ए के लिए एग्जाम्पल्स से आपको मेथड सिखाने की कोशिश की, इसी तरह से एग्जाम्पल्स के ही ज़रिए मैं चाहूँगा कि आप कंकैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एफ ए बनाना सीख सकें, क्योंकि इन जनरल डिस्कशन थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और मेरा यही टारगेट होगा कि आप एग्जाम्पल के ज़रिए ही मेथड को सीख सकें। सो आइए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल देखने के लिए। लेट R1 इक्वल टू A प्लस बी स्टार B डिफाइंस L1 एंड FA1 B। ये हमने इस लैंग्वेज के लिए एफ ए भी दिखा दिया। द लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी। इस एफ ए से आप बखूबी फेमिलियर हैं, पहले ही आप जानते हैं इसको। एंड R2 इक्वल टू A प्लस बी स्टार इंटू डबल ए इंटू A प्लस बी स्टार डिफाइंस L2 एंड FA2 B। एक और एफ ए नीचे दिखा दिया गया। दोनों एफ एज़ को अलग अलग, एक को x1 x2 से और दूसरे को y1 y2 y3 से हमने इनको लेबल कर दिया। ये एफ ए आपके लिए नए नहीं हैं, हम पहले इनको दिखा चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि मैं इसका मेथड स्लाइड की तरफ दिखाऊं, मैं थोड़ा सा आपको कायल करने की कोशिश करूंगा कि जो लैंग्वेज, अब हम जिस लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली ये लैंग्वेज कंकैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रही है। और कंकैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है।
अगर R1 R2 की बात हो रही है तो L1 जो लैंग्वेज है उसकी तमाम स्ट्रिंग्स को L2 की तमाम स्ट्रिंग्स से पहले कैनकेटिनेट करना, उसी सीक्वेंस में कैनकेटिनेट कर कर नई लैंग्वेज बनानी है और इसी के लिए FA बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया FA बनाना चाह रहे हैं उसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जिनका फर्स्ट पार्ट L1 को बिलोंग करता हो और सेकंड पार्ट L2 को बिलोंग करता हो। इसका मतलब ये हुआ इस FA के में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं वो उनका इनिशियल पार्ट रिक्वायर्ड FA की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो और उनका फाइनल पार्ट यानी उनको जो एंडिंग पार्ट है वो सेकंड FA की किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो जाए। ये टारगेट है हमारा और इस टारगेट को देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। लेट FA3 be an FA corresponding to R1 R2, then the initial state of FA3 must correspond to the initial state of FA1। ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि चूंकि इस FA में एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग्स का पहला पार्ट FA1 में एक्सेप्ट होगा, वहाँ से स्टार्ट होना ज़रूरी है, तो इसलिए इसकी इनिशियल स्टेट FA1 की इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड हो। एंड द फाइनल स्टेट ऑफ FA3 मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द फाइनल स्टेट ऑफ FA2, क्योंकि रिक्वायर्ड स्ट्रिंग या जिसको हमने एक्सेप्ट करवाना है उसका सेकंड पार्ट FA2 में एक्सेप्ट हो रहा है, इसलिए FA2 की फाइनल स्टेट पर एंड होना चाहिए और हमारे FA की फाइनल स्टेट FA2 की फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए। ये लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा, आप इसको जहन में रख लें। सिंस द लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 R2 is the concatenation of corresponding languages L1 and L2 consists of strings obtained concatenating the strings of L1 to those of L2। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ कि इनसे R1 R2 से बनने वाली लैंग्वेज बेसिकली इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो L1 और L2 को बिलोंग करने वाली स्ट्रिंग्स से ही बनती, कंकेटिनेट करने से बनती है। इसको लिख दिया गया। नाउ देयरफॉर द मोमेंट अ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA इज़ एंटर्ड। अब यहाँ मैं ये बताता चलूँ आपको कि तरीका वही है, हमारी जो ये नए FA की इनिशियल स्टेट है वो गिवन FA1 की इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड होगी, दोनों कॉरस्पॉन्ड नहीं होगी और ट्रांजिशन ढूंढना शुरू कर देंगे। और डेफिनेटली जब द मोमेंट अ फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA इज़ एंटर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ सेकेंड FA विल बी इंक्लूडेड एज वेल। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि मैंने ये आपको बताया कि कंकेटिनेशन का मेथड यूनियन से मिलता जुलता है, ट्रांजिशंस FA को देखकर ही बनाई जाएंगी। फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ जो इनिशियल स्टेट थी वो X1 और Y1 यानी FA1 की इनिशियल और FA2 की इनिशियल के कॉरस्पॉन्ड थी, इकट्ठी हमने कम्बिनेशन ली थी, उसकी वजह बता चुका था मैं। लेकिन यहाँ जो इनिशियल स्टेट आएगी वो FA1 की इनिशियल स्टेट के कॉरस्पॉन्ड होगी, FA2 की इनिशियल स्टेट की कोई पॉसिबिलिटी अभी हम शामिल नहीं करेंगे और आगे हम सिलसिला जारी कर देंगे। इसको हम Z1 का नाम देंगे, Z1 के लिए A और B की ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे और उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे हम यूनियन में करते चले आए। दोनों FAs को सामने रखेंगे, ज़ाहिर है पहली बार तो दूसरा FA साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा, पहला ही FA चलेगा। लेकिन जो ही आप पहले FA की फाइनल स्टेट पर पहुँचें वहीं आप फ़ौरन ही दूसरे FA की इनिशियल स्टेट की कम्बिनेशन को भी मिला दें। उसकी वजह यह है कि जिस FA को हम बनाना चाह रहे हैं उसमें जो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं उनका इनिशियल पार्ट FA1 में एक्सेप्ट होता है, उनका एंडिंग पार्ट FA2 में एक्सेप्ट होता है। जब आप FA1 की फाइनल पर पहुंच गए, इसका देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, या तो स्ट्रिंग कम्प्लीटली एंड हो गई और या अभी उसका कुछ हिस्सा बाकी है, और जो हिस्सा बाकी है वो चूँकि हो सकता है कि L2 को बिलोंग करता हो और उसको FA2 में एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। जब तक FA2 को इंक्लूड नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी, इसलिए ये पॉसिबिलिटी शामिल करना इंतहाई ज़रूरी है। ये पॉइंट आपको हर सूरत में जहन में रखना होगा। द मोमेंट अ फाइनल स्टेट ऑफ FA1 इज़ एंटर्ड इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल स्टेट ऑफ FA1 FA2 एज वेल। FA2 की इनिशियल स्टेट को साथ शामिल कर लें ताकि उसका लिंक हो सके, क्योंकि ये सीक्वेंस में लैंग्वेज बन रही है
इसमें एक ख़ास सीक्वेंस है। इसके स्ट्रिंग्स में पहला पार्ट लैंग्वेज 1 को बिलोंग करता है, दूसरा पार्ट लैंग्वेज 2 को बिलोंग करता है। 2 एफेज आपको दिए गए हैं, दोनों को आपने यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम FA1, मेक श्योर FA2 यहाँ नहीं आएगा पहले। जब फाइनल स्टेट आ जाए फिर आप उसके साथ FA2 की इनिशियल स्टेट को शामिल कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और आपके जहन में आ रहा होगा, वो मैं बताता चलूँ, ये मौका है मुझे बताने का कि अगर FA1 की इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो तो आप तो पहली बार है फाइनल स्टेट में एंटर हो गए, व्हाट शुड बी डन एट दैट टाइम, तो आप फ़ौरन ही FA2 की इनिशियल को भी शामिल कर लें। तो ऐसे केस में आप वहाँ से स्टार्ट कर सकेंगे। आइए मज़ीद डिस्कशन के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं। सिंस इन जनरल FA3 will be different from both FA1 and FA2, so the labels of the states of FA3 may be supposed to be Z1, Z2, Z3, where Z1 stands for the initial state। ये तो वो इसी तरह से है जैसे मैं आपको पहले कहता है यूनियन के केस में, there is nothing new। Since Z1 corresponds to the states X1, हमने इनिशियल स्टेट ऑफ FA1 की बात की थी, आपको मैंने अभी बताया, तो यहाँ X1 Y1 नहीं आएगा, सिर्फ X1 आएगा। So there will be two transitions separately for each letter read at Z1। चूँकि दो ही लेटर की हमने बात की थी और B की, तो X1 पर दो ही ट्रांजिशंस आएंगी, एक A के लिए एक B के लिए। It will give two possibilities of states which correspond to either Z1 or different from Z1। ये वही बात है जो मैं पहले यूनियन के केस में आपको बताता चला आया। Now this process may be expressed in the following transition table for all possible states of FA3। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, दोनों एफेज आपको दिखा दिए गए स्लाइड पे और ट्रांजिशन टेबल Z1 के लिए सिर्फ दिखाया जा रहा है जैसे कि मैं पहले आपको दिखाता चला आया। नो Z1 इज़ द इनिशियल स्टेट ओनली एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू X1। वजह बता चुका हूँ, इसलिए कोई कम्बिनेशन नहीं लेना। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यूजुअली स्टूडेंट यूनियन और कंकेटिनेशन को मिक्सअप कर देते हैं। तो जब कंकेटिनेशन की बात हो यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ऑफ X1 FA1 विच इज़ X1। तो अब X1 पे अगर आप A रीड करें तो आप देखें यहाँ के रीडिंग A एट X1 विल स्टिल एट X1 और X1 को तो हम Z1 कह चुके हैं, इसलिए हम इसको Z1 ही कहेंगे। नो व्हाट हैपन्स इफ वी रीड B एट Z1 और Z1 कॉरस्पॉन्ड टू ओनली X1, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं। एट X1 रीडिंग B विल बी मूविंग टूवर्ड X2। नो X2 ए फाइनल स्टेट। अब आपने देख लिया कि FA1 की फाइनल स्टेट आ गई और जो ही मैंने आपको बताया था कि FA1 की फाइनल स्टेट आए FA2 की इनिशियल स्टेट की पॉसिबिलिटी इंक्लूड करनी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स X2 Y1 इसी तरतीब में आ रहा है जिस तरतीब में FA दिए गए। तो अब हमारे पास जो कम्बिनेशन आ गया, कम्बिनेशन आया है दैट्स X2 Y1। अब ये X2 Y1 कभी भी Z1 तस्वुर नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको Z2 का नाम दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ हम डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं और मेथड में आपको बता चुका हूँ कि कंकेटिनेशन ऑफ लैंग्वेज का FA बनाने के लिए आपने पहले FA की इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है। अगर वो फाइनल भी हुआ तो डेफिनेटली सेकेंड FA की इनिशियल स्टेट उसमें शामिल हो जाएगी और अगर नहीं तो डेफिनेटली सिर्फ X1 ही इस केस में जैसे हमने लिया वो रहेगा। और हम ट्रांजिशन वाइज आगे चलते चले जाएंगे। अगर कोई नई ट्रांजिशन नई स्टेट आएगी तो उसका नया नाम दे दिया जाएगा और अगर नई स्टेट नहीं आएगी तो डेफिनेटली उसको हम Z1 या जो भी पुरानी स्टेट ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुकी होगी वो देते चले जाएंगे। तो मेथड बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है यूनियन वाले केस से। जो फ़र्क है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उम्मीद आप जहन में रखेंगे। अब मज़ीद चूँकि इस ट्रांजिशन में हमने देखा कि एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, Z1 पर A रीड करते हुए तो हम Z1 पर ही रहे, लेकिन B रीड करते हुए एक नई स्टेट आ गई और चूँकि नई स्टेट आ चुकी है उसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करना ज़रूरी है। उसके लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। नाउ Z2 कॉरस्पॉन्ड टू X2 Y1 विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स। अब कम्बिनेशन के लिए आप बड़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैंने बहुत पिछली एग्जांपल्स आपको दिखाई, उसको सामने रखते हुए मुख्तसरन मैं ये बताऊंगा कि इफ़ वी रीड A एट Z2 विच कॉरस्पॉन्ड टू X2 Y1
विल बी हैविंग कम्बिनेशन x1 y2। x1 y2 अब तक इंट्रोड्यूस होने वाली स्टेट से डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम भी डिफरेंट रखा गया, विच इज़ Z3। सिमिलरली रीडिंग B एट Z2 वी गेट x2 y1, ये fs को देकर बनाया गया, और x2 y1 इज़ द सेम एज Z2, इसलिए इसको नया नाम नहीं दिया। चूँकि अब तक एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो गई थी, उसके लिए ट्रांजिशन कैलकुलेट करना ज़रूरी है, विच इज़ Z3 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू x1 y2 a रीड करते हुए x1 y3 मिला, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम Z1 Z2 Z3, इसलिए इसका नाम Z4 रखा गया। और B रीड करने की सूरत में जो कॉम्बिनेशन मिला वो x2 y1 है, और वो वही है जो Z2 था, हमने वही नाम रखा। अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि तमाम ट्रांजिशन की तफसील आपको बताता चलूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि Z4 पर A रीड करते हुए हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं आई, Z4 ही है, जबकि B रीड करते हुए ये कम्बिनेशन 3 मिल गए। इनकी रीज़न बताना ज़रूरी है। बेसिकली पहले आप x1 के लिए कम्बिनेशन बताएंगे, चूँकि जब x1 पे आप B रीड करते हैं तो x2 आ जाता है और x2 के साथ आपको y1 लिखना पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पहला x2 y1 है ये सिर्फ x1 पर B रीड करने की वजह से आया, जबकि बाद वाला y3 पर B रीड करने से आया। तो इस तरह से यहाँ 3 कम्बिनेशंस आपको नज़र आ रहे हैं, पहले 2 x1 के लिए और y3 के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात 2 से ज़्यादा कम्बिनेशन आएंगे। अब डेफिनेटली इसमें 3 कम्बिनेशंस आ गए, इसलिए ये स्टेट बिल्कुल नई है, इसका नाम हमने Z5 रख दिया। अब Z5 विच कंसिस्ट ऑफ x2 y1 y3, इसके लिए मज़ीद A और B की ट्रांजिशन हमने देखना थी। तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं कि x2 y1 वाला पार्ट Z2 में कैलकुलेट हो चुका है, वो पूरे का पूरा A और B के लिए आप दोबारा कॉपी कर सकते हैं, और मैंने भी कॉपी किया है। उसके बाद y3 की ट्रांजिशन को ऐड कर दिया। ऐसा करने से हमें एक नई स्टेट मिल गई विच इज़ Z6 A के लिए, और B के लिए x2 y1 y3 विच इज़ द सेम एज Z5, उनको हमने Z5 लिख दिया। अब इस दौरान चूँकि एक नई स्टेट मिल गई थी Z6, और Z6 में x1 y2 y3 आ चुका है। अब आप ये देख रहे हैं कि x1 y2 Z3 के बराबर है, तो ये पार्ट तो आप वहीं से कॉपी कर सकते हैं फॉर A एंड B। y3 की ट्रांजिशन आप अलग से लिख लें, और इस तरह से अगर 2 बार y3 आ जाए तो रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए आप देख रहे हैं कि Z6 पर x1 y3 ही आ गया। आप ये गलती ना करें कभी भी कि x1 y3, दिस इज़ नॉट अलाउड। और इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है उसमें x2 y1 y3 विच इज़ Z5, हमने उसको Z5 रख दिया। और इन स्टेट्स के फाइनल स्टेटस का मैं मेथड आपको बता चुका हूँ, और उस एतबार से Z4, Z5, Z6 ये फाइनल स्टेट्स हैं। अजीज़ तलबा, मैंने कोशिश की कि आपको जो प्रीवियस मेथड बताया गया था उसको सामने रखते हुए कॉन्कैटिनेशंस की ट्रांजिशंस को कैलकुलेट करना सिखा दिया जाए। यहाँ एक नई चीज़ आप जहन में रख लें कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेट। यूजुअली हमने Z1 x1 से स्टार्ट किया, लेकिन बाज़ औक़ात 2 से ज़्यादा कम्बिनेशन भी आने के चांसेस होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी कॉन्कैटिनेशन में ही होती है। यूनियन में कभी ऐसा नहीं होगा। यूनियन में हमेशा पेयर ऑफ कम्बिनेशन मिलेगा आपको थ्रू आउट, स्टार्टिंग फ्रॉम Z1 एंडिंग टू द लास्ट प्रोसीजर, लास्ट स्टेप जहाँ तक भी आप चलते हैं। लेकिन कॉन्कैटिनेशन में यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल स्टेट एंड यू मे फेस मोर देन 2 स्टेट्स, 3, बाज़ों का 4 भी आ सकती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको बड़ी आसान सी टेक्निक सिखा दी कि उन कम्बिनेशन का वो पार्ट जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर वो सही है उसको कॉपी कर लें, बड़ी आसानी हो जाएगी। हमने भी ऐसे ही किया। अब इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बाकी है, उसको देखने के लिए आइए स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि चूँकि वी हैड 6 स्टेट्स हमारे पास थी, और इसमें कोई पाबंदी नहीं होती कि Z1 कहाँ हो और Z2, 3, 4, ये अपनी अपनी चॉइस है। आप अपने तौर पर इसके इक्वलेंट कोई डायग्राम बना लें। बहरहाल हमारे पास जो चॉइस नज़र आई थी वो आपको दिखा दी गई, विच इज़ Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, बड़े सीक्वेंस में आप देख रहे हैं हमने इनको बनाया, और ट्रांजिशन टेबल को सामने रखते हुए इनको बड़ी एहतियात के साथ इनको लेबल भी किए। मैं यहाँ एक छोटी सी टिप आपको बता रहा हूँ, बजाय इसके कि ट्रांजिशन टेबल की तरफ आप बार बार जाएं, अगर Z1 के लिए आपको 2 ट्रांजिशन मिल रही हैं, A के लिए Z1 और B के लिए Z2,
तो टेबल से आप सिर्फ इतना पढ़ लें Z1 Z2। उसका मतलब ये होगा कि Z1 से मुराद ये है कि A के लिए आप Z1 पर रहेंगे और B के लिए Z2। इसी तरह जब Z2 का टेबल पढ़ेंगे, ट्रांजिशन टेबल पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको Z3 Z2 लिखा हुआ नज़र आया होगा। उसका मतलब ये है कि जो पहली स्टेट है वो A के लिए और जो दूसरी स्टेट है वो B के लिए। इस तरह से भी आप अपना टाइम बचा सकते हैं और हमने ये डायग्राम इसी तरह टाइम बचाते हुए ही बनाई है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि जब आप डायग्राम बनाएं तो बड़े वाज़ेह तौर पर इनके एरो हेड बनाया करें, इनके लूप्स को बड़े वाज़ेह तौर पर क्लोज़ करें। अक्सर स्टूडेंट इन लूप्स को क्लोज़ ही नहीं करते, एक तरफ से उसको शुरू करते हैं, एरो हेड ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। कोशिश करें कि इनकी ट्रांजिशन क्रॉस ना हो आपस में। वैसे इजाज़त तो है क्रॉस करने की, लेकिन आप अवॉइड करें कि क्रॉस ना हो, क्योंकि क्रॉसिंग की सूरत में लेबल आइडेंटिफाई नहीं होते। अज़ीज़ तलबा, एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कंकैटिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्ड FA बनाना आपको दिखाया गया। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको आप यूनियन वाले मेथड से कंपेयर कर सकें और जो फ़र्क है उस फ़र्क को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा सकें। वो फ़र्क आप देख चुके होंगे। आप इस एग्ज़ाम्पल को अपने तौर पर बार बार करें और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई रेगुलर एक्सप्रेशन की कंकैटिनेशन ही है। एक काम आपने और करना है जो बड़ा ज़रूरी है, मैं अक्सर कहता हूँ, वो ये कि कंकैटिनेशन वाली लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स विद सफिशेंट लेंथ, ये सिंगल लेटर या 2 लेटर वाली नहीं, बल्कि ज़रा थोड़ी सी 12-13 लेंथ की स्ट्रिंग लें, खुद से बनाएं, उसको इस FA में रन करें, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। इसी तरह से आप 2-3 स्ट्रिंग ऐसे भी पिक करें जो लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं करती, उल्टा लिख दें। आप ऐसे स्ट्रिंग लें जिसके शुरू में L2 की स्ट्रिंग आ जाए, बाद में L1 की आ जाए, डेफिनेटली ये डिफरेंट हो सकती है इन जनरल, उसको रन करने की कोशिश करें। इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, इसका मतलब है कि जो आपने अपने तौर पर FA बनाया है अपने प्रैक्टिस के लिए, वो उसमें गलती रह गई। तो ये चेक करना बड़ा ज़रूरी है जब हम क्लेम कर रहे होते हैं कि दिस इज़ एन FA विच एक्सेप्ट्स द गिवन लैंग्वेज। और मैं कई बार बता चुका हूँ, FA और लैंग्वेज के दरमियान यू ऑलवेज जस्ट टेस्ट वन वे चेक। आप एक साइड चेक करते हैं अमूमन, और उसी वजह से आपकी गलती आपके सामने नहीं आती। यू हैव टू चेक बोथ वे। आप लैंग्वेज की तमाम स्ट्रिंग्स को चेक करें, उसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए, और वो ज़ाहिर है अगर इन्फिनिट है तो बहुत मुश्किल है, तो आप एक ही कर सकते हैं कुछ अपनी तरफ से। और इसी तरह से FA जिन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है उनको चेक करें कि वो उन लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं या नहीं। ऐसा करने से ही आप अपने उस FA को क्लेम कर सकेंगे कि वो रिक्वायर्ड लैंग्वेज का FA है। मज़ीद डिस्कशन के लिए मैं चाहूँगा कि हम सम अप करते हैं। आज का लेक्चर के लिए हमारा टाइम इतना ही है, तो हम सम अप के लिए कि आज हमने क्या डिस्कस किया, आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो वी डिस्कस्ड एग्जांपल ऑफ क्लेन थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 यूनियन वाला, कि यूनियन के लिए हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देख ली। वी डिस्कस द क्लेन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 2, और मेथड 2 जो है वो कंकैटिनेशन के लिए है, कंकैटिनेशन ऑफ FAs, और इससे मुराद है कंकैटिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, बेसिकली उनके कॉरस्पॉन्डिंग FAs से कंकैटिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस के कॉरस्पॉन्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट करने वाला FA बनाना मतलूब था, वो हमने बनाया। और मैंने इसके मेथड को जो मेथड यूनियन के लिए था उससे कंपेयर करवा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और हम आज एक ही एग्ज़ाम्पल डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके। मैं ये चाहूँगा कि अपने तौर पर आप खुद से, आपके पास बहुत सारे FAs मौजूद हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस मैं आपको सिखा चुका हूँ, उनके FAs बनाएं, उनकी कंकैटिनेशन लें। बल्कि एक टास्क ये ले लें कि हमने R1 R2 किया है, आप R2 R1 के लिए FA बनाएं। अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।